ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जमुन वासियों, सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह जी ऐसे साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम लेकर आते हैं हफ्ते में प्रोग्राम, जिसका नाम था प्रोग्राम का आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। लेकिन आज हमने प्रोग्राम का नाम चेंज कर दिया है थोड़ा, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अब हम लोग इसको प्रोग्राम को 4 प्रोग्राम के 4 हफ्तों के बाद में करेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम करना चाह रहे हैं उसका नाम है कि भारतवासियों की क्या समस्या है और क्या है समाधान। तो इस पर हम 3 लोगों से बात करेंगे जो हमारे बहुत ही जान मतलब इतिहास के जानकार हैं और जिन्होंने बहुत कुछ किया है और करना चाहते हैं, और भारत को जो चुंगल में फंसा है मनुवादियों के, या जिनको विदेशी लोग बोलते हैं, उनके चुंगल में फंसा उसको बाहर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे उसको। तो हम अभी पूरे इतिहास की बात करेंगे 5000 साल तक की, और आने वाले वक्त में क्या करना है उस पर बात करेंगे। तो हमने जो है ना इसको 4 भागों में बांटा है, और राज सत्ता तक हम कैसे जाएंगे हम पूरा जो है इसका बताना चाहते हैं कि आज का हमारा प्रोग्राम है ये होगा कि भारत में भारतवासियों की भूतकाल में कैसी दशा थी, और दूसरा टॉपिक होगा हमारा इसमें कि 1947 से लेकर आज तक जो है कैसी दशा रही भारतवासियों की, और तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा कि भारत में हम राज सत्ता तक कैसे जाएंगे, और चौथा टॉपिक रहेगा हमारा कि जो भारतवासी हजारों सालों तक भारत के अंदर राज कैसे कर पाएंगे। तो इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज हमारे साथ में जुड़े हैं 3 मेहमान, डॉक्टर राजा राम जी हैं, और जो हमारे हिम्मत सिंह जी हैं, और तीसरे जो हमारे बार बार करेक्शन कर रहा है जो दिनेश जी हैं, दिनेश जी LLB M जी हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं। तो पहले उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर राजा राम जी का स्वागत करना चाहते हैं। सत श्री अकाल जी भाई साहब। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल हिम्मत सिंह जी, आपका भी वॉइस को पाना होता है टीवी पर, बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। जी आपका भी स्वागत है सर, धन्यवाद जी, शुक्रिया। दिनेश कुमार LLB जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल भाई साहब, जय मानवता। जय मानवता, जय मानवता। जी, सबसे पहले मेरा सवाल होगा डॉक्टर राजा राम जी को। राजा राम जी, जैसे हम देखते हैं भारत में बहुत सारे आज के टॉपिक चल रहे हैं कि जो चल रहा है वही दिखते हैं, और जो आने वाला वक्त उसको ध्यान नहीं मारते हैं। तो हमने इसकी पूरी हिस्ट्री को देखना चाहते हैं कि क्या समस्या क्या है भारतवासियों को, क्या इसका समाधान क्या है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपके, सबको इस बात का पता है कि भारत में आर्य बाहर से आए हैं, तो उससे पहले भारतवासियों की कैसी दशा थी या कैसे हालात थे जिस वक्त ये मनुवादी भारत में आए हैं। उससे पहले के हालात पूछना चाह रहा हूँ कि कैसे हालात थे उस वक्त के, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप जी डॉक्टर राजा राम जी। देखिए, ऐसा है कि अगर हम इस उलझन में पड़े रहेंगे कि ये मनुवादी या आर्य कब आए हैं, कैसे आए हैं, तो हम उसी में उलझे रहेंगे। अभी तक वाम से मूल निवासी के लोग भी यही कर रहे हैं, और 1962 से कांसी राम भी इसी पर चर्चा कर रहे हैं लगातार। चर्चा तो ये होना चाहिए कि ये जो है असली इतिहास शुरू होता है भारत का 5000 वर्ष का, वही है। और उसमें ये है कि ये बहुत व्यवस्था, चतुर्वर्णी व्यवस्था से शुरू होता है। यहाँ से जो यहाँ का जो विधान है, जिस पे शासन हो रहा है, वो चतुर्वर्णी व्यवस्था ही मेन है। अब पीछे की आप कितनी भी बात करते रहिए, लेकिन असली तो ये कि उनका विधान है, मनुस्मृति और व्यवस्था है चतुर्वर्णी व्यवस्था। तो इसी पे ये है, लंबे समय से ये शासन कर रहे हैं, इनका शासन है। इस पे फोकस करेंगे तो हम ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि पिछले टाइम पे जो था पीरियड था बुद्ध से पहले का, या प्राकृतिक जो लोग थे, आदिवासी थे भारत के, उसमें हम उलझे रहेंगे तो हम उलझे रहेंगे, उसका कोई समाधान नहीं होगा। बुद्ध ने यहाँ पे नहीं, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं था। हमने आने वाले वक्त में इन पे बात करनी है इस टॉपिक पर। हम चाहते हैं कि जो हिस्ट्री है, जो चल रहा है, उसके बारे में 4 भागों में बांट दिया है। तो 4 भागों का मतलब है कि हम जो शुरुआत करना चाहते हैं उसको हमने शुरुआत की है कि भारतीय वासियों की कैसी थी जब मनुवादियों के आने से पहले। तो उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट है। अभी तो शुरुआत हुई हमने,
अभी 4 भागों में उसको बांटा कि आने वाले वक्त में राज कैसे करेंगे भारत के अंदर भारतवासी, इस पर हम बात करना चाहते हैं। जी, मैं जानना चाहता हूँ हिम्मत सिंह जी, जैसे हम देखते हैं कि भारत में कैसे हालात हुआ। हिम्मत सिंह जी, जी मैं आवाज जानना आ रही है चाहता हूँ सर? आपसे कि आ रही है आपकी आवाज आ रही है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि भारत में जब रजिस्टर मनुवादी आए उससे पहले के हालात कैसे थे, कैसे रहा करते थे भारतवासी? जी हाँ, अब भारत में जब आर्यन, या जिसको हम ब्राह्मणवादी या मनुवादी जो भी आप कहना चाहते हैं, उसके एक पहले मिनट की जो देखिए, स्थिति थी। सिद्धार्थ बोल जी आपका जो है ना बहन जी, आपका फोन ये गड़बड़ कर रहा है, इसमें आवाज ज्यादा आ रही है, इसको रीस्टार्ट करें। अजी भाई साहब आप बताइए, हिम्मत सिंह जी 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 आवाज आ रही सर? आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, सीधा बोलो, थोड़ा आ रही है। थोड़ा सीधा बोलो। हाँ ठीक है। तो हेलो। जी हिम्मत सिंह बोलिए। या द्रविड़ द्रविड़ जो द्रविड़ जो संस्कृति है, या हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति है, या सिंध की संस्कृति थी, वो हमारे सामने है। और जी उसके बाद बहुत सारे घालमेल हैं। उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म और भी सांख्य दर्शन और दुनिया भर की चीजें हैं, वो हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। अभी जो बात हो रही है कि उस समय की स्थिति, अभी के जो स्थिति के हिसाब से, अभी के जो यहाँ मूल निवासी हैं उनके हिसाब से पुराने समय में जो मूल निवासी थे उनकी क्या स्थिति थी, उस पे हम बात करते हैं। तो जी देखिए, दो चीजें हैं। हम कंपैरिजन जब कर रहे हैं इस पे कि मूल निवासी और विदेशी या जो भी बाहर से तो आए यहाँ इंडिया में, तो सवाल एक केवल ये मिनट नहीं है एक कि मिनट सिद्धार्थ जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका फोन गड़बड़ कर रहा है, तो आप इसको रिस्टार्ट करें। ये फोन आपका नहीं है, इसमें आवाज डबल आ रही है आवाज में। मेरा थोड़ा सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं है, बहुत। जी मैं सिद्धार्थ जी की बात कर रहा हूँ, जी आप बोलिए। जी दिनेश तो जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे हालात में तीनों से सवाल एक ही कर रहा हूँ, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि अलग अलग लोगों का क्या क्या तात्पर्य, मतलब हो सकता है ताजा अलग अलग बात जो उन्होंने खोजी होगी कि इनकी हिस्ट्री ने क्या क्या खोजा है। दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे हम देखते हैं कि आर्य भारतीय है हमारे पास में, और क्योंकि इसमें आर्यन पुलिस में मतलब लिखा है कि आर्य भारत 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 है। तो इससे आने से पहले भारत के हालात कैसे थे, लोग कैसे रहा करते थे बस यहाँ पर बस मैं भारत वही मैं बता रहा हूँ कि में? उस मेरे दिनेश जी से सवाल हुआ है, जब दिनेश जी आर्यन मेरा आए सवाल, थे। और जी दिनेश सर जी मैं जी, आपसे सवाल कर रहा हूँ। सर जी हिम्मत सिंह सर जवाब दे रहे हैं, पहले उन्हें सुन लीजिए। जब जी आर्यन जब भारत में आए थे, उसके पहले जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति थी यहाँ की, वो है कि हड़प जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो ये जो संस्कृति है जो अभी तक वो दिखाई देती है, बेसिकली जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं उस समय बीच में, तो केवल और केवल ये है कि वो जो मानवीय समाज था, वो जो साथ रहने वाला जो समाज था, और आज जब हम देख रहे हैं करीब 5-7 हजार साल, तो वो बहुत बुरी तरह से चीजें बदल चुकी हैं। और हमारी चिंता जी केवल यही है कि इसके पीछे के जो मूल कारण है वो भूण है, शक है,
और भी बहुत सारे पैर कुर्ते के नीचे मिलते गए, लेकिन दिक्कत कहाँ हो? ये जो आर्य है जी इन्होंने पूरे के पूरे जो हमारी जो ढांचा थी, मानवीय जो ढांचा था, इसको तहस नहस कर दिया और आज भी वही कर रहे हैं। तो हमारे लिए वो दिक्कत नहीं है कि बाहरी बनाम मूल निवासी का, हमारे लिए प्रॉब्लम है कि जो मानवीय जो समाज होना चाहिए, एक जस्ट समाज होना चाहिए, न्यायप्रिय समाज होना, वो जो पहले था उसको इन लोगों ने, भले कितनी गरीबी रही, अमीरी जी रही, जो उसमें नहीं जानना, जी अमीरी गरीबी में उसको नहीं तोड़ा जाता था, लेकिन जो था प्रकृति के साथ तो रहते थे, बराबरी के हिसाब से रहते थे। हाँ, वो जो एक मानवीय समाज होना चाहिए, सिर्फ तो उसी की 2 मिनट का मुझे आसपास चाहिए क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा हमारे पास ना। अभी आप दिनेश से बात कर रहा हूँ। दिनेश जी, मैं चाहता हूँ आपसे कि आप बताएं थोड़ा भारत के भारतवासियों की कैसी दशा थी, कैसे रहा करते थे मनवादी आने से पहले, उसके बाद में सवाल मेरा हुआ मनवादी आने के बाद में कैसे आ रहे हैं। दिनेश जी यहाँ हमारे देश में विभिन्न आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, जिसमें शक, हूण, कुषाण, आर्य। तो इन्होंने जब आक्रमण किया तो हमारी जो मूल सभ्यता थी उसको तहस नहस करने का काम किया। तो हमारी जितनी मेरी है ना, सवाल मेरा ये है कि उससे इनकी आने से पहले कैसे हालात थे, ये सवाल मेरा बाद में हुआ। आने से पहले जैसा साक्ष्य है हमारे पास, चाहे वो पुरातात्विक साक्ष्य हो या अन्य जो दस्तावेजी साक्ष्य हो, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ आर्यों के आगमन से पहले भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी। यहाँ के लोग बहुत सभ्य, न्यायप्रिय, ईमानदार थे, और आर्यों के आगमन के बाद स्थिति बहुत बदली है। एक मिनट में ये सिद्धार्थ बुदायन जी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका फोन गड़बड़ कर रहा है, हमारी आवाज हमें वापसी आ रही है, उसको रीस्टार्ट करें प्लीज दोबारा। राजा राम जी, डॉक्टर राजा राम जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे हम देखते हैं कि आर्य के आने के बाद में भारत में आर्य आए हैं, और इसमें आर्य किस मतलब से भारत के अंदर आए, और क्यों ये मतलब सिर्फ जैसे बताते हैं बहुत सारे कि कोई पार्टी जैसे आए हैं, कोई भीख मांगने आए थे, कोई कुछ किस मकसद से भारत के अंदर जो है आर्य। जी, मैं पहले तो एक बात इसलिए करूंगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी जो किताबों में ये लिखा है कि आर्यंस कहीं बाहर से नहीं आए। उन्होंने ये लिखा है अपनी किताबों में कि आर्यंस बाहर से नहीं आए, यहीं के लोग। अगर अब लेकिन ये लगातार उनकी बातों को तो माना नहीं गया, ये कहा गया कि आर्यंस बाहर से आए, चलो ये बाहर से मान लेते हैं। लेकिन इससे पहले की यहाँ की जो समाज था, आर्यन से जो व्यवस्था बनाई, इससे पहले का प्राकृतिक व्यवस्था थी, नेचुरल, इसलिए नाम भी रखे जाते थे। नदियों पे सरिता है, वनों पे, जंगल जमीन पे, इन पे नाम रखे जाते थे, पक्षियों पर, पशुओं के नाम पे। एक प्राकृतिक व्यवस्था थी और खुशहाल व्यवस्था थी। और आर्यंस के आने के बाद या आर्यन सभ्यता जो डेवलप हुई है, यानी जो पढ़े लिखे बीच में जो लोग आए हैं, उन्होंने एक अलग से अपना ग्रुप बना लिया, अपने को श्रेष्ठ बना करके, और उन्होंने एक नई व्यवस्था शुरू की। जी ओके। हिम्मत सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिससे इन्होंने बताया है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने तो मना कर दिया भाई ये भारत से नहीं आए, जो भी है, तो आपके हिसाब से आर्य भारत के अंदर, हम ये तो मानते हैं कि भारत के अंदर अगर इनको भारत से प्यार होता ना, इनको किसी भी, अगर किसी से प्यार होता तो अपने जगह से, अपने लोगों से प्यार करते हैं, तो इनको प्यार किसी से है नहीं है, जिनसे दिखते हैं कि भाई किस मकसद से भारत के अंदर एंटर हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सीधा होकर बैठे हैं, लाइव जा रहा प्रोग्राम पे। मुझसे बात हो रही है जी, आपसे पूछा सवाल।
जी, जैसे डॉक्टर राजाराम जी की अम्बेडकर का मानना है कि आर्य जो है से नहीं आए थे। ये उस समय हुई थी, वो तमाम अवसर मिले थे और तमाम चीजें जब वो वर्ण व्यवस्था कर रहे थे तब उतनी उनके पास जानकारी नहीं थी, वो बता जी सकें कन्फर्मली कि बाहर से आए थे कि नहीं आए थे। लेकिन जो आर्य थे, चाहे वो तिलक हैं, वो अपने आप को कहते थे कि वी आर द डिपार्टेड ब्रदर्स, मतलब हम ही के भाई हैं, अंग्रेजों को बिछड़े हुए भाई हैं। इवन जी गांधी भी ये आपका आवाज अटक रही है विमल सिंह जी, थोड़ी आवाज को ठीक करें तो, या कहीं और बैठे हैं जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो। अपने मेरे ख्याल नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ जी दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे हम देखते हैं इसमें बताते हैं, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि आर्य किस मकसद से भारत में आए, ये मेरा सवाल है। हो सकता है शायद आपका राय क्या है, जैसे उन्होंने किताबों में लिखा बहुत सारी, बताया लोग खुद ही बयान किया भारत से है, और देखने के बाद भी पता लगा कि भारत भारत से है, किस मकसद से भारत में अंदर एंटर हुए और ये इस पर क्या कहते हैं? ये भोजन के तलाश में भारत में आए थे, भोजन और व्यापार की तलाश में, क्योंकि इनका जी जो नेटिव प्लेस था वहाँ बहुत अकाल पड़ा था और इनके पशुओं को खिलाने के लिए चारा नहीं बचा वहाँ, तो ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए उन्होंने वहाँ से पलायन किया और पलायन करते हुए भारत आए। उनका ये मकसद नहीं था कि जब आए कि हम जाकर वहाँ भारत पर राज करेंगे या उनको गुलाम बनाएंगे। जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत ही भोले भाले हैं, इन्हें कैसे भी गुमराह किया जा सकता है, बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो वो उन्होंने वो किया और करते करते आज की स्थिति में आप देख रहे हैं किस स्थिति तक हमें लाके खड़ा कर दिया है उन्होंने। जी और कुछ कहना चाहते हैं इसमें दिनेश जी? जी और बताएं। जी मैं ये आज चलो आप मैं इससे बोलता हूँ आपका सवाल जी था कि किस मकसद से आए, तो वो निश्चित जी रूप से अपने आप को जो प्राकृतिक आपदाएं थी उनसे बचाते हुए, अकाल पड़ा था उससे बचते हुए आए थे। उनका कोई सुनियोजित प्लानिंग नहीं थी पहले, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों को देखा, सब चीज़ों को जाना। जब जाना तो फिर उनकी नीयत बदलती चली गई, सारी चीज़ें होती चली गई। जी जी जैसे जैसे भारत में अंग्रेज आए थे, यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आए। जब उन्होंने यहाँ की परिस्थितियों को देखा तो सारी चीज़ों बदलती चली गई और अंततः वो भारत पर शासन करने लगे। जी 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 मैं सिद्धार्थ नारायण जी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका फोन सही नहीं कर रहा काम, ये इसको थोड़ा रीस्टार्ट करके आप इसको फोन को दोबारा जोड़ें। आपकी आवाज वापस हमें आ रही है, इसमें गड़बड़ चल रहा फोन में, कार वगैरह जो है उसको हटा दीजिए, क्योंकि आवाज हमें वापस आ रही है, इस करके हमें आपको डिस्टर्ब बार बार वो करना पड़ रहा है, तो इसको दोबारा आप जो है। मैं जानना चाहता हूँ जी राजा राम जी, थोड़ा आप भी आराम से बैठ जाए, इधर उधर ना हिले, ये लाइव जा रहा प्रोग्राम आपका पूरे वर्ल्ड पर लाइव जा रहा है। अच्छा चलिए मैं सीधा कर, ठीक है। बिल्कुल आराम से बैठ जाए आप। और ये बिल्कुल जाने चाहते हैं जैसे मतलब भारतीय बता रहे हैं जो भारत के अंदर एंट्री हुए हैं, तो इसके बाद में लोग जब बुद्ध धर्म की बात करते हैं तो बुद्धि का इस्तेमाल करके बुद्ध को अपना आपको जगाया। उसके बाद में सुना जाता है, पढ़ा हमने जितने भी किताबों को पढ़ा कि बुद्धों का इन्होंने स्थिर कलम कराया है, काटे हैं स्थिर, तो ब्राह्मण इसमें घुसे हैं बुद्ध धर्म में अगर, तो उसमें जो है ना, इसमें बुद्धों के साथ में ऐसा क्यों किया? जिन्होंने भारत में अगर वो रोजी रोटी सब कुछ मिला, तो बुद्धों के साथ में क्या दुश्मनी थी इन लोगों को, ऐसा क्यों किया? एक्चुअली जिस वक्त बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ है उस वक्त है ना, ये जात व्यवस्था तो बन रही थी, लेकिन इसका आपस में इतना एडवर्स ऊपर नीचे वाला दुर्भावना नहीं थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था थी बुद्ध के समय में। बुद्ध के समय में वर्ण व्यवस्था थी और बुद्ध ने अपने
दर्शन के हिसाब से बुद्ध उस व्यवस्था का को चकनाचूर किया है। जैसे उन्होंने कहा कि व्यक्ति के पास में, जब श्रावस्ती में कहा बुद्ध ने कि व्यक्ति के पास संपत्ति होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने उसे एहसास हो कि हमारे पास है, अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके, और वो आपदाओं में, इमरजेंसी में दूसरों की भी मदद करे और किसी से कर्ज ना लेना पड़े। लेकिन आर्यंस का क्या था कि नहीं, वो शूद्रों को संपत्ति का कोई अधिकार ही नहीं है। तो उन्होंने सीधा न करके अपने दर्शन के हिसाब से उसको जो है ना उसको नष्ट किया। उनका पर्पज यही था, वो ईश्वर पर आधारित था कि ईश्वर है। अद्वैतवाद की थ्योरी लाए शंकराचार्य, लेकिन बुद्ध ने कहा कि अपना दीपक स्वयं बनो। दुनिया का विकास हुआ है, अनिश्वरवाद, अनित्यवाद, अनात्मवाद उनका दर्शन था। 3 पिलर पर उनका दर्शन खड़ा था। तो बुद्ध का तो ये था कि, और कार्य कारण की बात उन्होंने करी, इससे सारा कुछ साफ हो जाता है। इसलिए हिंदू वर्ण व्यवस्था जो थी, हिंदू थे तो उस वक्त तो हिंदू शब्द नहीं था, तो वो जो व्यवस्था थी उस वक्त, वो बड़े सख्त उनसे नफरत करते थे, नाराज थे कि कैसे इसको नष्ट किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए। क्योंकि उनकी रोजी रोटी तो वही थी, ऊपर नीचे वाली इसी लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपने श्रेष्ठ बने हुए थे, और बुद्ध उस श्रेष्ठता को ख़त्म कर रहे थे। ओके जी दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि हमने ये तो मेरे सिद्धार्थ बुद्धान जी जो समझ नहीं रहे बात को, मैं इन्हें तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फोन को रिस्टार्ट करके जुड़े। इनकी आवाज वापस जा रही है। मैं जो दिनेश जी आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे मतलब बुद्धों का खतरे हुआ, कुछ क्षेत्रों में भी घुसपैठ की है, बहुत ज्यादा चल रहा है, काराकोटी जैसे खाते बहुत चल रहा है। लेकिन हमें ध्यान पड़ा है कि थोड़ा बहुत जिसमें इन्होंने की जो बुद्ध एक धर्म की जीत तीसरी आजादी आई है, उसमें काफी दिखाया है। इसमें जो शिव कलम किए हैं और जो नारियल फोड़ते हैं, ये इसमें उसी का जो संकेत बताते हैं। तो क्या करना चाहिए, तो बुद्ध के साथ में क्या तो सुनी थी, इन्होंने क्यों उनके साथ में ऐसा किया? मेरे पास आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आई, कृपया प्रश्न को फिर दोहराएं। जी, मतलब जैसे बुद्धों का मतलब इन्होंने शिव कलम किए हैं ब्राह्मणों ने, बल्कि वो बुद्ध तो एक शांति के पुजारी थे, मतलब उसके शांति के क्या, वो तो अहिंसा परमो धर्म थे, तो फिर उनके साथ में हिंसा क्यों की उन लोगों ने, उनके शिव कलम क्यों किए? ऐसा सुनने वाला कि उनका शिव कलम किए हैं, क्या करना चाहिए इस पर आप? इसका रीजन भी एक ऐतिहासिक है। जब सम्राट अशोक अपनी विजय का परचम फहरा रहे थे और अखंड भारत का निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने जो ब्राह्मण संस्कृति है कलिंग, तो कलिंग पर अटैक किया। और सम्राट अशोक ने, जब वो आजीवक परंपरा को मानने वाले थे, उस समय उन्होंने बहुत बड़ा कत्लेआम मचाया। और कत्लेआम मचाया तो उसके बाद आपको जैसे ज्ञात है कि जब एक बौद्ध भिक्खु ने सम्राट अशोक को बताया कि उस सारी चीज़ों को जाकर दिखाया, तो सम्राट अशोक द्रवित हुए उस बीभत्स दृश्य को देख करके, उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने अपना हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो जो उन पर अटैक किया गया था, उससे बदला लेने के लिए वो उनकी चलती रही। वो जितने भी जैसे ब्राह्मण थे, सम्राट अशोक के समय पर जंगलों की ओर पलायन कर गए, तो वो उनकी जो बदले की भावना थी वो बनी रही। और बाद में एक पतंजलि नाम का ब्राह्मण था, जो पुष्यमित्र शुंग का गुरु था, उसने उस सारे इतिहास को बताया कि सम्राट अशोक ने किस तरह से हमारे लोगों का कत्लेआम मचाया और आपको वो बदला लेना है। तो पुष्यमित्र शुंग ने उसका बदला लेने के लिए सब कुछ किया। जी राजा राम जी, थोड़ा आप आराम से बैठ जाए, थोड़ा इसका एकदम लाइव जा रहा है, पूरे संसार के अंदर ये वर्ल्ड के अंदर जा रहा है, तो आप थोड़ा बैठ जाए। लोगों को महसूस न हो कि नए अब जुड़े हैं सारे लगे लोगों को, तो मैं थोड़ा इसके बाद में जाना चाहता हूँ। जैसे हमने देखा कि मूल राजा है, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं है, पता नहीं क्या बात है। हाँ, आप थोड़ा आराम से बैठ जाइए, तभी सुन पाएगी। प्रयास का आप झेल रहे हो ज्यादा।
तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मुगलों के बारे में सुना जाता है कि मुगल यहाँ पर बुलाए गए थे, आए नहीं थे, ऐसा सुना जा रहा। तो आप जी, क्या कहना चाहेंगे इसमें? भारत के अंदर ऐसा हुए थे या किसी के द्वारा बुलाए गए थे? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? इतिहास तो यही कहता है, जब यहाँ पे तमाम लुटेरे भारत को लूट रहे थे, लूट के ले गए भारत हाँ, को, तो और यहाँ पे जो राजा महाराजा थे यहाँ के, जो तमाम टुकड़ों में बटे हुए थे, छोटी छोटी स्टेट बनाए हुए थे, एक दूसरे से लड़ते थे, तो राजाओं ने, यहाँ के राजाओं ने दुश्मनी दूसरे से निभाने के लिए बाबर को इनवाइट किया। शायद वो, मैं जी, इतिहास का विद्यार्थी नहीं, लेकिन वो शायद दाहिर था यहाँ पे, आखिरी सम्राट था कोई, उसने बाबर को बुलाया था, कुछ और नाम भी हो सकता है लेकिन मैं समझता हूँ दाहिर था। उसने बुलाया था बाबर को भारत पे जी, आक्रमण करने के लिए। तो ये इन्हीं की कमजोरियों की वजह से जो ये बटे हुए थे इस तरह से, तो उन्हीं की कमजोरी की वजह से इन्होंने ही बुलाया ये, क्योंकि ईर्ष्या इनके दर्शन में है, नफरत, एक एक दूसरे से नफरत करते हैं, भाईचारा या प्रेम का दर्शन तो है ही नहीं यहाँ पे, इसके लिए कोई स्थान नहीं, स्वार्थ के लिए स्थान है जी। केवल। इसका मतलब मुगल आए नहीं, बुलाए गए। ठीक है, ठीक है। जी तो जी जी दिनेश जी, जी। हमारा इसके बारे में कि मुगल जो है भारत के अंदर आए हैं और आए हैं या गाए हैं, बुलाए गए हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? किसने बुलाया है इनको? यहाँ पर सुना जाता है कि ब्राह्मण बुलाया है इनको, तो ऐसा लोग भारत में बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे दिनेश जी आप? मुगल भारत में आए या बुलाए गए? जैसा कि अभी राजाराम सर ने कहा कि ये आपस में जो भारत के राजा थे वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने बुलाया। जैसे जयचंद का नाम आता है, तो जी, मोहम्मद गौरी यहाँ आया नहीं था, बल्कि वो जयचंद के द्वारा बुलाया गया था पृथ्वीराज को परास्त करने के लिए। तो ये भारतीय लोगों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए या अपनी राज्यों का विस्तार करने के लिए, अपने दुश्मनों को नीचा दिखाने के लिए उनको बुलाया और वो आए। जी। तो इसमें फिर हम बात करना चाह रहे हैं, जैसे कि हालात जैसे चले, वो मुगल राज हुआ यहाँ पर भारत के अंदर है। राम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुगल राज में थोड़ा में जो जिसको विदेशी ब्राह्मण बोलते हैं, इनका क्या, इनके हालात कैसे थे और जो भारतीय पूंजीवाद के उनके हालात कैसे थे, इसमें क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर राम? मुगल शासन के टाइम पे भी, जो शुरू शुरू में भी ये, चूंकि यहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो बाहर रहते थे, बाहर, तो यहाँ के जी, लोगों ने एक ऐसी दूषित मनोवृत्ति बुलाई कि ये भी एक सेना है, और मुगलों से भी इन पे आक्रमण करवाए, बुद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए कई तरीके अपनाए, उसमें ये भी एक रास्ता था। और अहमद शाह अब्दाली अपने 8वीं शताब्दी से शुरू हो गया था मुगलों का कत्लेआम। बाद में भी, पहले तो उसने पुष्प शुभ किया ही था, लेकिन जी, फिर भी जो ख़त्म नहीं हुए, यहाँ पे बिहार बने हुए थे, तो फिर ये मुसलमानों के द्वारा भी इनको नष्ट करवाया कि ये सेना है, तो उनका ये सेना है, तो उन्होंने इस पे आक्रमण किया। तो इस तरह से जी, फिर दोबारा से इस पे अटैक हुए, हमले हुए हैं। तो इस नाते से वो भी इसके लिए इन्हीं के कहने पे उन्होंने जो किया वो किया है। जी। उनको अलग से बुद्ध धर्म से कोई दुश्मनी नहीं थी, वैसे सीधे सीधे से कहीं ऐसा नहीं मिलता है कि मेरा बुद्धों से सवाल ये नाराज नहीं थे। था, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि भारतवासियों की दशा कैसी थी मुगल राज में, और बनवादियों की, जिनको बनवादी बोलते हैं, या जो इनको, इनकी दशा कैसी थी, इनके हालात कैसे थे भारत? मनवादी तो एक शब्द है ना, ऐसा प्रचार किया है कि यहाँ की वर्तमान स्थिति को न देख करके मनुवादी देखो। मनुवादी तो वन व्यवस्था ही का दूसरा नाम है, मनुष्यपंथ का दूसरा, मनुष्य फॉलोवर मनुवादी। चतुर्वर्णी व्यवस्था को फैलाने को मानने वाले, जिनका दर्शन, जिनका विधान, जिनका संविधान मनुष्यपति थी, उसको मानने वाले मनुवादी। या मनुवादी शब्द को उसमें लपेट दिया, ताकि आप उनको, जी, उनसे लड़ते रहो। आप यहाँ की व्यवस्था तो देखो कि नीचे जमीन पे हकीकत क्या, उसकी बात करना चाहिए। और इसी में लपेटे हुए हैं कि ये आज भी मनुवाद मनुवाद तो कह रहे हैं, लेकिन ये इसको नहीं कह रहे हैं कि
ये जो व्यवस्था है वो किसका कारण से, लोकतंत्र है या नहीं है यहाँ पे देश में, इस पर कोई कोई बहस नहीं, कोई सोच नहीं। लोकतंत्र क्या होता है ये जानते तक नहीं है। राजा राम जी बातें होंगी आने वालों, तो हमने 4 एपिसोड होंगे वही हमारे इसी के ऊपर होंगे 4 एपिसोड। तो उनका शायद नहीं क्या बताएं इसके बारे में, इन्होंने जो बताया है आप बताएं कि भारतवासियों की और वनवासियों की, आज उनको विदेशी लोग बोलते हैं, इनके हालात कैसे थे भारत में, उनके हालात कैसे थे, भारतवासियों कैसे हालात थे, मालूम है तो कैसे हालात भारतवासियों के, इनके कैसे हालात थे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अरे तो जो मैं आपकी बातों से समझ पाया हूँ कि वनवादियों के टाइम पर हालात कैसे थे, तो वन व्यवस्था तो बता ही रहा हूँ मैं। वन व्यवस्था थी, एक शुद्ध वर्ग था। मेरा सवाल आपसे नहीं है, फिलहाल दिनेश जी ने सवाल किया मैंने। दिनेश जी आप अच्छा, क्या सवाल था सर? और मेरा ये था कि जो मुगल राज में भारतवासियों की कैसी दशा थी और जो बाहर से आए जो आदमी लोग हैं उनकी दशा कैसी थी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जब भारत में मुगल आए, जी। मुगलों को यहाँ के जितने भी ब्राह्मणवादी सिस्टम था पूरा, उनके द्वारा यहाँ के लोगों के बारे में, इस देश के बारे में गलत जानकारियाँ दी गई। जब वो यहाँ पर आए, उन्होंने सारी चीज़ों को देखा, तो मुगल निश्चित रूप से न्यायप्रिय थे, क्योंकि वो इस्लाम को मानने वाले थे, और इस्लाम हमेशा मसावाद की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। तो उन्होंने भारतीय लोगों के साथ में बहुत न्याय किया। जैसे टीपू सुल्तान जी का नाम है, टीपू सुल्तान जी ने बहुत कुछ जो वंचित वर्ग था उसको आगे लाने के लिए, उसके साथ जो अन्याय अत्याचार होते थे उसको दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। इसी तरह से औरंगजेब साहब ने भी बहुत बड़े न्यायप्रियता के साथ में इस देश में शासन चलाया। तो मुगल काल में हमारी जो स्थिति थी वो थोड़ी सी बेहतर हुई। जी। और मनवादियों की, जो ब्राह्मणवादियों की स्थिति कैसी थी, ये भी बता दीजिए साथ में। उनकी स्थिति तो, उन्होंने तो मुगलों के साथ में समझौता कर लिया था। उन्होंने अपनी बेटियां, शुद्ध भाषा में कहें तो बेटी और रोटी के संबंध स्थापित कर लिए थे। हालांकि मुगलों ने यहाँ के जितने भी क्षत्रिय राजा थे और भी थे, सबको परास्त किया, परास्त करके अपने अधीन कर लिया था उनको। जब वो अधीन हो गए तो उन्होंने अपनी शासन सत्ता में हिस्सेदारी पाने के लिए उनके साथ में रोटी बेटी के संबंध स्थापित किए। डॉक्टर राजाराम जी, एक बात पहले आपने सुना जाता है कि हमने ऐसा सुना है कि जो मुसलमान जो भारत में हैं, जिनको तलवार की जोर पर भारत मुसलमान बनाया गया है, तलवार की जोर पर मुसलमान बनाया है या प्यार की जोर से मुसलमान बने, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो इतिहास लिखने वाले लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। मुसलमानों ने कभी अगर तलवार के जोर से बनाते तो किसको पहले तलवार किसको बनाते? पहले तो ब्राह्मण क्षत्रियों को ही बनाते। तो कितने ब्राह्मण क्षत्रिय मुसलमान बने? अगर ऐसा ही था, एक्चुअली सच ये है कि इन्होंने उनसे तो उन्होंने इनकी व्यवस्था को नहीं छेड़ा। मुगलों ने कभी जो व्यवस्था थी ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र वाली, उसको छेड़ा नहीं बिल्कुल। इसीलिए वो यहाँ पे शासन करते। कभी इस देश के लोगों ने, जो कर्णधार थे, उन्होंने कभी नहीं तब नहीं कहा कि हम गुलाम हैं। जो इस व्यवस्था को छेड़ेगा तब जो है ना उन्हें तकलीफ होगी। तो व्यवस्था तो बनी रही, और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो तो इस्लाम तो शांति का धर्म था। इस्लाम में जो भी है सब अच्छी चीज़ें हैं। बाद में कुछ भी मिला दिया हो अलग बात है, लेकिन उसका ऐसा नहीं है कि तलवार के जोर से। वो ज़माने में से टाइम में कुछ भी कहा रहा हो, वो भी अरबियन कंट्रीज़ में कुछ रहा हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहा। यहाँ तो लोगों ने स्वेच्छा से जो किया है। कुछ लोगों ने तो स्वार्थ के लिए धर्म परिवर्तन किया, और कुछ लोगों ने सुरक्षा के लिए किया। 2 तरह के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया अपनी इच्छा से। उन्होंने कभी किसी को ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो कुछ हम नहीं, हमारी समझ तो ऐसी नहीं है कि उन्होंने तलवार की जोर पे धर्म परिवर्तन कराया हो। जी जी जी। दिनेश जी, हम बताएं इसके बारे में कि जो जैसे बात फैलाई जाती है, और हमने मान भी ली थी, ये भी मान ली थी, वही बात है जो इसमें जो बनाए हैं, जो मुसलमान बड़े हैं, उसको चाहे हैं, तो हम लोग मानते हैं। लेकिन तलवार की जोर पर बात करते हैं, तलवार की जोर पे मुसलमान बनाए हैं, और क्या कहना चाहेंगे?
जनाब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप एक बार प्रश्न को फिर दोहरा दें। मेरा सवाल प्रश्न वही है जो मैंने राजा राम से किया है कि जो भारत में मुसलमान जो बने हैं, ये तलवार की जोर पर मुसलमान बने हैं या प्यार की जोर पर बने हैं? कैसे बने हैं मुसलमान? में तलवार की जोर पर मुसलमान बने, वो कहते हैं एक हाथ में तलवार थी, तो किसी ने सवाल किया, एक हाथ में कुरान थी, दूसरे हाथ में तलवार थी, तो चाबुक थी, दोनों में दूसरे हाथ में तलवार होता है, ऐसा सुना जाता है। तो क्या कहना चाहिए इस बात? अगर मुगल भारत के लोगों को तलवार की दम पर मुसलमान बनाते तो यहाँ अन्य संस्कृतियों को, धर्म को मानने वाले लोग कतई रहते ही नहीं, पूरा भारत दारुल इस्लाम होता। जो भी लोग यहाँ के कन्वर्ट हुए, जो चतुर्वर्णी व्यवस्था से पीड़ित लोग थे, उन्होंने वहाँ देखा, इस्लाम की अच्छाइयों को देखा कि वहाँ एक साथ चाहे राजा हो या रंक हो, एक साथ खड़े होकर के मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं एक लाइन में, और एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खा सकते हैं। जबकि यहाँ तो जितने भी वंचित वर्ग के लोग थे उनको पशुओं से भी गया बीता समझा जाता था। तो इस धर्म की जो उनके साथ में जो इस धर्म ने जो उनके साथ में उत्पीड़न किया, इस व्यवस्था ने, उस उत्पीड़न के शिकार लोग थे, वहाँ उनको इंसानियत और मानवता मिली। तो इसकी वजह से कई लोगों ने अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया, स्वेच्छा से इस्लाम को अपनाया। और जिन लोगों ने स्वेच्छा से अपनाया, तो यहाँ की जितना ब्राह्मणवादी लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन्होंने देखा है ये जो गुलाम हैं वो सीधे कन्वर्ट होके इस्लाम को अपनाते जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने वहाँ इनका पीछा किया। जब वो स्वैच्छिक रूप से कन्वर्ट हुए वंचित वर्ग के लोग, तो यहाँ का जो सामंतवादी सोच के लोग थे, उन्होंने उनको गुलाम बनाए रखने के लिए अपना कन्वर्जन किया। जैसे शेख, सैयद, पठान और ओवैसी, इस तरह से जो अपर कास्ट का मुस्लिम है, वो सीधा जो हिंदू धर्म के अपर कास्ट के लोग हैं वो कन्वर्ट होके वहाँ पहुंचे और उस धर्म की जो अच्छाई थी उसको भी कैप्चर कर लिया। आप देखते हैं कि पूरे विश्व में इस्लाम है, कहीं भी जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत का जो इस्लाम है उसमें जाति व्यवस्था है। क्योंकि हिंदू धर्म की जातियों के लोग थे, वो जब इस्लाम में कन्वर्ट होके गए तो वो अपनी जातियों को साथ में लेके गए। जैसे यहाँ का नाई वहाँ हज्जाम बना, यहाँ का जो ब्राह्मण है वहाँ जाकर ओवैसी, या अन्य जो कास्ट है मुस्लिमों की अपर कास्ट है वो बना। यहाँ का जो क्षत्रिय है वो खान और पठान बना, बनी है वो शेख बना। और जैसे यहाँ का जो एक जुलान कौम होती है वो वहाँ जाकर अंसारी बनी। यहाँ हिंदुओं में जैसे खटीक है वो वहाँ जाकर के कसाई बना। तो इस तरह से हर हिंदू जाति है वो जब कन्वर्ट हुए तो अपनी जाति को साथ लेकर गए, और जब साथ लेके गए तो जो हिंदू धर्म की दूसरता थी या इसकी जो भेदभाव वाली संस्कृति थी उसको ले जाकर उन्होंने उस इस्लाम को भी अपवित्र सा कर दिया है। और जो जाति और वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में थी वही इस्लाम में स्थापित कर दिया भारत में। मतलब जिस गटर से निकल रहे वो गटर ढक्कन साथ में रहेगा, बंदू वाला तो बंदू निकलती है वो गटर से है तो साथ में रहेगा। तो इसमें जी आपने जैसे अपने बात करते हैं, आपकी बात साफ नहीं आ रही है। आपकी सर आवाज साफ नहीं आ रही है। आप अपने माइक को मुंह से दूर करें थोड़ा। मैं तो सीधी बात मैं कह रहा हूँ आपको कि जिससे गटर से निकल के गए हैं, मुझे जात पात कन्वर्ट किया था, तो इस गटर से निकल गए तो वो चीज के मुझको साथ में ले गए जात पात को, सर जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, साफ नहीं आ रही है। मेरी आवाज अभी ठीक है क्या? इको है उसमें, आवाज ठीक नहीं आ रही है। मैं जानना चाहता हूँ। हाँ जी, मेरी आवाज अभी ठीक आ रही है? अब तो ठीक है। आपकी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है बहुत। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। चलो मैं अब ठीक है, इस वक्त ठीक है।
इसमें जैसे उसके बाद में अंग्रेज आए भारत के अंदर, और अंग्रेजों ने और सुना जाता है कि जो ये किताब लिखी फलानगिरी जो फूले हैं, उसमें बताते हैं, और जो फूले जी अंग्रेजों को तारीफ करते थे, अंग्रेजों की उनकी वजह से काफी हुआ भारत के अंदर आए हो। तो इसमें बताएं कि आप जो है अंग्रेजों के गाने भारत वाले भारतवासियों के हालात या जुड़े क्या करना चाहेंगे आप? समझ नहीं पाए होंगे, बाद में फिर गड़बड़ा गई आवाज आपकी। हाँ, नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे अंग्रेज भारत में आए हैं, तो अंग्रेज जो अपने भारत में आने से भारतवासियों के हालात सुधरे, इसमें क्या करना चाहेंगे आप? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी जी जी, आपसे पूछ रहा हूँ। जिस वक्त वो अंग्रेज भारत में आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी, कई कंपनियां आई थी, 8-10 कंपनियां आई थी भारत में, और 1800 वो आए थे 17वीं शताब्दी के आखिर में आए थे, दिसंबर के महीने में आए थे बहुत कंपनियां। उस रास्ते से व्यापार करने के लिए आए थे, और यहाँ के जो सम्राट जहांगीर थे उन्होंने उनका वेलकम किया और उनको सारी सुविधाएं दी। यहाँ पे जगह जगह पे उनको रहने के लिए, व्यापार करने के लिए दी। उस रास्ते से ये अंग्रेज आए हैं, और धीरे धीरे उन्होंने अपने तरीके से जो उनका मंशा रहा हो देश पे कब्जा कर लिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक टाइम देश की 1857 से पहले शासक बन गई, क्योंकि यहाँ पे टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था देश, राजा महाराजा आपस में लड़ते थे, उन्होंने उनकी कमजोरी समझ ली कि यहाँ कोई यूनिटी है नहीं, यहाँ पे कोई यूनिटी है नहीं आपस में। हेलो, आप माइक जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आवाज आ रही है। हेलो जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो मैंने ये कहा कि यहाँ यूनिटी है नहीं, तो उन्होंने धीरे धीरे से एक एक को हरा करके और अपने चालबाजी से आपस में लड़ा करके उन पे देश पे कब्जा कर लिया। और 1857 की जो मिटनी हुई है, उसके बाद फिर ब्रिटिश शासन ही आ गया, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड में कर दिया और वो शासक बन गया, शासन करने लगा। तो उस वक्त वही व्यवस्था थी जो वर्ण व्यवस्था थी, शूद्रों वाली, वो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, वो उस टाइम वही थी देश में, वो काबिज थी, उसको किसी ने नहीं छेड़ा। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे इस्टेब्लिश होना है, रहना है, शासक रहना है, तो इनकी इस व्यवस्था को मत छेड़ना, आप आराम से शासन कर सकते हैं। हेलो, ओके जी दिनेश जी, मैं दिनेश जी हमारी अब तक दिनेश जी। हाँ हाँ हाँ, दिनेश जी, जैसे भारत के अंदर अंग्रेजों के हालात, अंग्रेजों के शासन में भारतवासियों को क्या क्या सुविधा मिली, या ब्रह्मवादियों को, मतलब ब्रह्मवादी होते हैं, तो इनको क्या, तो भारतवासियों के कितने हालात थे? हेलो सर जी, आपकी आवाज बड़ी प्रॉब्लम कर रही है। मेरा सवाल ये आपसे है कि जब अंग्रेज भारत में आए हैं, तो उसके बाद में भारतवासियों के हालात कैसे थे, या इसमें मरवादी हालात कैसे थे, इसमें क्या करना चाहेंगे आप? जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत की स्थिति बद से बदतर थी, और उस स्थिति को जब अंग्रेजों ने देखा तो अंग्रेज बहुत न्यायप्रिय थे। उन्होंने जब इन चीजों को देखा, जब वो धीरे धीरे यहाँ पर अपने पैर जमाने लगे, उनकी कंपनी का राज्य स्थापित होने लगा, तो उन्होंने बहुत सी चीजों का बदलाव किया। दिनेश जी का कनेक्शन बढ़ गया है, तो हमारे चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हम बात करेंगे वर्तमान में भारत के हालात कैसे है। वर्तमान को हम लेंगे, इसमें 1947 से लेकर 2020 तक का, क्योंकि जब हम 5000 साल के इतिहास को एक घंटे पूरा करते हैं, तो हमें वर्तमान का देखना है
उसको देना पड़ेगा कि 1947 के बाद में मुसलमान तो आपको जो बात रहे हैं और 8 साल 3 महीने जुड़े आने वाले उसको आने वाले उसको है भारत में और भारत के अंदर वर्तमान में भारतवासियों के और इसमें भारतवासियों की आपकी आवाज तो बहुत कट रही है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही आपकी आवाज। उसमें और भारतवासी पे 1000 साल तक राज कैसे कर सकते हैं अपने भारत में? सत श्री अकाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।